नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। अब देखिए नए रंग नए जोश के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर। 30 मिनट में दिन की 24 बड़ी खबरें। इस शो की 4 बड़ी खबरें। विकास भदौरिया के साथ देखेंगे वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात और कश्मीर पर विवादित बयान देने पर संसद में सरकार का बयान, कहा मुलाकात में सरकार का रोल नहीं। रविकांत के साथ देखेंगे ब्राजील में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, कहा आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। जगविंदर पटियाल के साथ देखेंगे रॉबर्ट वाड्रा जमीन विवाद से सुर्खियों में आए आईएएस अशोक खेमका को केंद्र सरकार में लाने की तैयारी। और कौशल लखोटिया के साथ देखेंगे अरविंद केजरीवाल का ऑडियो संदेश, बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का इल्जाम, बोले मोदी चुप क्यों। बड़ी खबर ब्राजील से। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सम्मेलन में लिए गए फैसलों से दुनिया का भविष्य तय होगा। ब्राजील में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में मोदी बोले। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने यह कहा कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी सूरत में। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा और उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ है। हमारे फैसले दुनिया का भविष्य तय करेंगे। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कही। और ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की बैठक से पहले ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ ने खुद सभी नेताओं का स्वागत किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। रूसेफ ने मोदी से हाथ मिलाया, फिर उन्हें अंदर ले गईं। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा, चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी उन्होंने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन और नौकरशाहों का एक दल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में भारत को बराबरी का हिस्सेदार बनाने पर जोर देंगे। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के बैंक की स्थापना सबसे अहम मुद्दा है। ब्रिक्स देशों का संगठन दरअसल भारत, ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका का संगठन है। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। चीन के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नए रूट की शुरुआत करने पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच सीमा विवाद और आपसी व्यापार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं की ये मुलाकात करीब 80 मिनट तक चली। हालांकि मुलाकात का तय समय सिर्फ 40 मिनट ही था। मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए 2 दिन के ब्राजील दौरे पर हैं। ब्रिक्स का मकसद दुनिया के 5 बड़े देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में आपसी सहयोग बढ़ाना है। शी जिनपिंग इस साल सितंबर में भारत आ सकते हैं। मोदी ने भी चीन जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का कश्मीर पर विवादित बयान। वैदिक ने कश्मीर को आजाद करने की वकालत की। पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन को 29 जून को दिए इंटरव्यू में वेद प्रताप वैदिक ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान में सहमति बन जाए तो कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए। तजवीज़ पाकिस्तान मान लेता है, पाकिस्तान के नेता मान लेते हैं, तो क्या इंडिया को ये कबूल होगी कि थर्ड ऑप्शन कि कश्मीर को आज़ाद कर दिया जाए? ये आपने बड़ा बुनियादी सवाल पूछा। मैं समझता हूँ कि इसके लिए अगर दोनों तरफ के कश्मीरी तैयार हों और हम दोनों मुल्क भी तैयार हों तो ये कर देने में कोई बुराई नहीं है। इस बयान पर बवाल मचने के बाद अब वैदिक ने सफाई भी दी है। मैंने ये कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान की सरकारें सहमत हो इस मुद्दे पर, सबसे पहले उनकी सहमति चाहिए, तब जाके ये योजना कारगर होगी। आप बताइए, इस तरह की योजना सबके विचार के लिए नई बात, बड़े दिमाग की बात, भविष्य की बात, ये करना कोई पाप है? ये तो रास्ता बताना है कि इन दोनों कश्मीरों को, जो हमारे दोनों देशों के बीच में खाई बने हुए हैं, उनको हमें पुल बनाना है। वेद प्रताप वैदिक ने 2 जुलाई को लाहौर में आतंकी सरगना हाफिज सईद से भी मुलाकात की, जिसको लेकर उनका विरोध हो रहा है। वेद प्रताप वैदिक के कश्मीर पर विवादित बयान और उनकी हाफिज सईद से मुलाकात पर भारत सरकार ने दी है संसद में सफाई।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि वेद प्रताप वैदिक के बयान और उनकी पाकिस्तान यात्रा से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मुंबई हमले का मुख्य आरोपी, उससे ये मुलाकात केवल डिसअप्रूवल के काबिल नहीं है बल्कि भत्सना के काबिल है और मैं इसकी पुरजोर निंदा करती हूँ। हमने हाई कमिश्नर से इस पर फुल रिपोर्ट मांगी, अभी वो रिपोर्ट अपेक्षित है, वो रिपोर्ट आई नहीं है। वैदिक के विवादित बयान और उनकी हाफिज सईद से मुलाकात पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के पत्रकार इफ्तिखार शिराजी के मुताबिक भारत सरकार को रही होगी हाफिज वैदिक मुलाकात की जानकारी। यकीनी तौर पे पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन उनके जो पाकिस्तान के अंदर मसरूफियात थी उनके बारे में उनको इल्म था कि वो किन से मिल रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए कि इससे इंप्रेशन लिया जा सकता है कि जब इंडियन हाई कमीशन उनको ऑन कर रहा है, उनके रिसेप्शन में डिनर अरेंज किए जा रहे हैं, उनकी मीटिंग्स के हवाले से डिटेल्स का पता है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इंडियन हाई कमीशन यहाँ पे लाइल्म था कि डॉक्टर वैदिक जी आए हुए हैं। भारत सरकार संसद में साफ कर चुकी है कि आतंकवादी सरगना हाफिज सईद के साथ वैदिक की मुलाकात के बारे में उसे कोई खबर नहीं थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बताया है वेद प्रताप वैदिक को आरएसएस का आदमी। कांग्रेस ने वेद प्रताप वैदिक के कश्मीर पर दिए गए बयान को लेकर सरकार से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। Question is, did the embassy facilitate the gentleman or not? Question is, if the Indian embassy in Pakistan facilitated the gentleman. Okay. That's really the question. We called for a track to event where Manish Shankar Ayers were also there. Well, we are curious to find out if the Indian embassy facilitated this event. If they helped this gentleman in any way, that's what we are curious. Because he is quite close to the RSS also. Yeah, he's the RSS. No, the man is the RSS man. राहुल गांधी के इस बयान पर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने किया है पलटवार। कुछ लोगों को आरएसएस सुबह शाम को दोपहर में याद आता है, हम लोग क्या करें। आरएसएस एक राष्ट्रीय देशभक्त और एक रचनात्मक संगठन है, रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। इट्स ए ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी सरकार लगातार वेद प्रताप वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात से पल्ला झाड़ रही है। सरकार का कहना है कि ये मुलाकात निजी मुलाकात है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की हाफिज सईद से मुलाकात पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। हमारे साथ शकील अहमद हैं। हाँ, बिल्कुल हम लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का और प्रधानमंत्री कार्यालय जब हुआ तो प्रधानमंत्री जी का भी हाथ इसमें शामिल लगता है। वेद प्रताप वैदिक को लेकर आप क्या मानते हैं, क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, उनको गिरफ्तार करने की मांग कांग्रेस ने की थी और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनको इंट्रोगेट नहीं किया जा सकता है, तो इसका साफ मतलब होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने आरएसएस से जुड़े होने के राहुल गांधी के आरोप पर नहीं दिया कोई सीधा जवाब। एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान जब वैदिक से आरएसएस से संबंधों के आरोप पर सवाल किया गया तो वो जवाब देने से बचते नजर आए। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि आप आरएसएस के व्यक्ति हैं। विचारों के तौर पर आपका आरएसएस से संबंध रहा है या नहीं, विचारों के स्तर पर? राहुल गांधी इतने बड़े आदमी हैं, इतनी ताकत है उनकी कि 544 के संसद में उन्होंने कांग्रेस को 44 पे ले आए। अब इतने बड़े आदमी से मैं गरीब आदमी, मामूली पत्रकार में क्या मुठभेड़ करूं? उनकी इस योग्यता पर, उनके इस ज्ञान पर बलिहारी जाता। नहीं, आरएसएस से आपका कोई रिश्ता नहीं है। का कहते हैं, आप मुझसे ये बताइए, हिंदुस्तान की कौन सी बड़ी पार्टी है, कौन सा बड़ा संगठन है कि जिससे मेरा रिश्ता नहीं है? इसलिए ये कहना कि मैं आरएसएस का आदमी हूँ, कितने शर्म की बात है। हालांकि वैदिक ने ये जरूर कहा कि विवेकानंद फाउंडेशन से उनका कोई संबंध नहीं है। वेद प्रताप वैदिक के कश्मीर पर दिए बयान और आतंकी सरगना हाफिज सईद से मुलाकात पर खासा विवाद खड़ा हो चुका है। हाफिज वैदिक मुलाकात पर जारी विवाद के बीच राज्यसभा में एक नया विवाद हुआ। बीजेपी ने 2009 में वैदिक का लिखा एक लेख पढ़ा जिसमें राहुल गांधी की खूब तारीफ की गई थी। 5 साल पुराने लेख में वेद प्रताप वैदिक ने राहुल गांधी की काफी तारीफ की थी। वैदिक ने अपने लेख में लिखा था कि अब से लगभग 4 साल पहले जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह काबुल गए तो मुझे भी साथ ले गए थे। मुझे पत्रकारों के रेवड़ में शामिल कर दिया गया, लेकिन शाम को बादशाह जाहिर शाह के बेटे, पोते और नाती शहजादे मीर वाइज
मुस्तफ़ा और नादिर मुझे होटल से राजमहल में ले गए। शहजादी लीमा ने मेरे लिए शाकाहारी भोज पेश किया और कहा कि आप कहें तो एक और हिंदुस्तानी खास मेहमान को इस भोज में बुला लें। 5-7 मिनट में राहुल आ गए। 4 घंटे के उस आत्मीय वार्तालाप में राहुल ने जो छवि मेरे मस्तिष्क पर अंकित की वह यह थी कि यह लड़का बुद्धिमान है, जिज्ञासु है, संयत है, विनम्र है और गरिमामय है। यह छवि अब और गहरी होती चली जा रही है। राज्यसभा में वैदिक का लेख पेश करके बीजेपी ने यह साबित करने की कोशिश की कि वैदिक कांग्रेस के करीबी हैं। हालांकि राहुल गांधी ने वैदिक को संघ का आदमी बताया था। मोस्ट वांटेड हाफिज सईद से मिलने वाले पत्रकार वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन, सरकार से गिरफ्तारी की मांग। वैदिक का विरोध संसद से लेकर सड़क तक हो रहा है। मुंबई से सटे ठाणे में राष्ट्रवादी युवा कार्यकर्ताओं ने वैदिक का पुतला फूंक कर विरोध जताया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने वैदिक के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहाँ भी वेद प्रताप वैदिक का पुतला फूंका गया। कानपुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता वेद प्रताप वैदिक के विरोध में प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे। वैदिक का विरोध जम्मू में भी हुआ। यहाँ शिवसेना ने वैदिक की हाफिज सईद से हुई मुलाकात पर प्रदर्शन किया। पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने 2 जुलाई को पाकिस्तान में आतंकवादी सरगना हाफिज सईद से मुलाकात की थी। वेद प्रताप वैदिक चूंकि बाबा रामदेव के करीबी हैं और रामदेव प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं, इसलिए वैदिक की मोस्ट वांटेड से मुलाकात पर सवाल और भी उठ रहे हैं। वैदिक विवाद से आगे बढ़ते हैं और अगली खबर में देखिए अरविंद केजरीवाल का ऑडियो संदेश। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया आरोप। केजरीवाल ने जारी किया एक ऑडियो संदेश। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी के विधायकों की बैठक है। उससे पहले केजरीवाल का एक संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें बीजेपी पर आपके विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप है। केजरीवाल ने पूछा है कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? हेलो, हाँ नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा था। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। ये मेरी रिकॉर्डेड आवाज़ है। दिल्ली में एमएलएज को 20-20 करोड़ में खरीद के बीजेपी वाले बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनतंत्र है? ये तो बिल्कुल गलत है। अगर बेईमानी से करोड़ों रुपए खर्च करके बीजेपी वाले सरकार बनाएंगे तो वो तो फिर आपके बिजली के बिल ही बढ़ाएंगे जी, भ्रष्टाचारी करेंगे, महंगाई करेंगे। बेईमानी से बनी सरकार महिलाओं को सुरक्षा दिला पाएगी? नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? अब तो बहुत हो गया। अब दिल्ली वाले चुप नहीं रह सकते। जय हिंद। दिल्ली में 49 दिन की सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने सरकार से इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल अब फिर से चुनाव की मांग कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बनने का रास्ता साफ हो गया है। ट्राई संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी ट्राई संशोधन बिल पास हो गया। अब नृपेंद्र मिश्रा के पीएम के प्रधान सचिव बनने पर कोई कानूनी अड़चन नहीं है। नृपेंद्र मिश्र पहले टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। पुराना नियम ये था कि ट्राई के चेयरमैन रिटायर होने के बाद किसी भी सरकारी पद पर कभी नहीं रह सकते। मोदी सरकार ने इस नियम में संशोधन करते हुए ये रोक हटा दी और रिटायर होने के 2 साल बाद काम करने को मंजूरी दे दी। कल लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद आज राज्यसभा में भी ध्वनि मत से ये बिल पास हो गया। कांग्रेस, लेफ्ट और जेडीयू के अलावा किसी भी बड़ी पार्टी ने इस बिल का विरोध नहीं किया है। हरियाणा सरकार के आईएएस अशोक खेमका को मिल सकता है केंद्र सरकार में अहम ओहदा। केंद्रीय सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए जाने की उम्मीद। हरियाणा सरकार के अधिकारी अशोक खेमका को डेप्यूटेशन पर केंद्र में लाने की सिफारिश को प्रधानमंत्री कार्यालय ने हरी झंडी दे दी है। पीएमओ से ये इजाजत कैबिनेट सेक्रेटरी ने मांगी थी। अशोक खेमका कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों पर ऐतराज करने को लेकर चर्चा में आए थे। हरियाणा में खेमका का 23 साल में 50 बार ट्रांसफर हो चुका है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में कई मामलों को लेकर अशोक खेमका को चार्जशीट किया था। चल सकती है 24 अगस्त को होने वाली सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा। सरकार ने यूपीएससी से कहा है कि यह परीक्षा सिलेबस का मसला हल होने के बाद कराई जाए। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस की जांच के लिए सरकार ने 3 सदस्यों की समिति भी बनाई है। जो गठित समिति है उसको एक पत्र लिख करके ये आग्रह करने वाले हैं कि जितना जल्द हो सके वो अपनी रिपोर्ट
उपलब्ध करवाए। और इसी प्रकार यूपीएससी को और समिति को ये भी निवेदन करने वाले हैं कि 24 अगस्त को जो प्रीलिमिनरी परीक्षा होने वाली थी, उस परीक्षा की तिथि थोड़ी आगे कर दी जाए। पिछले कुछ महीनों से सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवार सिलेबस में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का आरोप है कि नए सिलेबस से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों का सिविल सेवा में चुना जाना मुश्किल हो जाएगा। देश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर सरकार कर सकती है चर्चा। संसद में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। समान नागरिक संहिता को लेकर मोदी सरकार ने संसद में अहम बयान दिया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने के बारे में सभी संबंधित पक्षों से बात हो सकती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संविधान की धारा 44 में पहले से प्रावधान है, इस पर आगे बढ़ने के लिए चर्चा की जरूरत है। सरकार ने ये बात बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के सवाल के जवाब में कही। बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में भी देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही गई थी। मेरा यह मानना, एक देश में एक कानून। जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, इसके बारे में सरकार सभी पार्टियों से बातचीत कर करके अपना एक मत बनाएगी। मुंबई में भारी बारिश से हाल बेहाल, सड़कों पर जगह जगह जाम लगा, लोकल ट्रेनें भी देरी से चली, सारे इंतजाम ध्वस्त, सारी तैयारियां बेकार। एक दिन की भारी बारिश में मुंबई फिर बिखरी बिखरी सी दिखी। मुंबई के कई इलाकों में जगह जगह पानी भर गया, तकरीबन सारे रास्तों पर जाम की हालत दिखी। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर घंटों जाम रहा। वेस्टर्न और हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन 15 मिनट की देरी से चली। शाम को दफ्तर से घर लौटने में लोगों को काफी दिक्कत हुई। 1 घंटे का सफर 3 से 4 घंटे में पूरा हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे मुंबई में मूसलाधार बारिश होगी। यूपी के मुरादाबाद में प्रदर्शन की इजाजत न मिलने पर बीजेपी ने किया संभल में विरोध प्रदर्शन। बीजेपी मुरादाबाद जिले के कांठ में एक मंदिर से लाउड स्पीकर हटाए जाने के मुद्दे पर आंदोलन कर रही है। इसी मसले पर बीजेपी को मुरादाबाद में प्रदर्शन करना था, लेकिन इजाजत न मिलने पर बीजेपी नेताओं ने संभल में प्रदर्शन किया। बीजेपी ने अपनी 8 मांगों का ज्ञापन भी संभल के एडीएम को सौंपा। बीजेपी मांग कर रही है कि जिला प्रशासन कांठ कस्बे के मंदिर से हटाया गया लाउड स्पीकर फिर से लगाने की इजाजत दे। बीजेपी ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगे हुए मुकदमे वापस करने की मांग भी की है। यूपी के हाथरस में महिला से बलात्कार के बाद हत्या के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगाई। हाथरस के सिकंदरा राव इलाके में सोमवार को एक महिला की बलात्कार के बाद जलाकर मार डालने की वारदात के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गुस्से में कई गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। कल एक घटना हुई थी जिसपे हम लोगों ने, प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है और बिना किसी पर्याप्त कारण के लोगों ने पथराव किया है और 2-3 गाड़ियों के ऊपर आग लगाया और हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करके इसको कंटेन किया। पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में कई आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। तेलंगाना में 2 मजदूरों के हाथ काटने पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। कहा, हम किस देश में रहते हैं। दिसंबर 2013 में तेलंगाना में ओडिशा के 2 ईंट भट्टा मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का खुद ही संज्ञान लिया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये क्या हो रहा है, हम किस तरह के देश में रह रहे हैं। ऐसी घटना किसी आदिम देश में भी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से कहा है कि वो तेलंगाना के 6 जिलों का दौरा करके हालात का जायजा लें। तेलंगाना में ठेकेदार ने ईंट भट्टे पर काम करने वाले 2 मजदूरों दियालू और नीलांबर के हाथ काट दिए थे। इन लोगों ने ठेकेदार का उधार नहीं चुकाया था। केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि महात्मा गांधी की हत्या के केस से जुड़े किसी भी फाइल को नष्ट नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस को सरकार के इस आश्वासन पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ी फाइलों को केंद्र सरकार के आदेश पर नष्ट कर दिया गया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस आरोप का खंडन कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं है। It has nothing to do with Mahatma Gandhi's assassination files. They are all safe and secure. This assurance has been given by the Honorable Home Minister in a written statement to the Parliament. That is not enough. If the assassination files of Mahatma Gandhi are safe, then the government should lay them on the table of the House and should make them public and put them on the Home Ministry's website.
कांग्रेस ने सरकार से इस मसले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। इजराइल और फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने मिस्र के युद्ध विराम के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। हालांकि हमास ने कहा है कि उसे ये पेशकश मंजूर नहीं है। मिस्र के युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार करने का ऐलान इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया है। मिस्र ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जैसे हालात को सामान्य बनाने के लिए अमन का प्रस्ताव रखा था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। फलस्तीन के गाजा पट्टी पर इसराइल के रॉकेट हमलों में पिछले एक हफ्ते के दौरान करीब 185 लोग मारे गए हैं। गाजा पट्टी से भी इसराइल पर कई हमले हुए हैं, जिनमें कई लोग जख्मी हुए हैं। इन हमलों के पीछे हमास का हाथ माना जाता है। इजराइल और फलस्तीनी अथॉरिटी ने भले ही युद्ध विराम के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया हो, लेकिन सवाल यह है कि जब तक गाजा पट्टी में नियंत्रण रखने वाले हमास इसके लिए तैयार नहीं होता, युद्ध विराम कैसे लागू होगा। अफगानिस्तान के पक्तिका में फिदायीन हमला, 80 से ज्यादा की मौत। ये तस्वीरें हैं अफगानिस्तान के पक्तिका राज्य में हुए बम धमाके की। यहाँ पर एक गाड़ी में विस्फोटक रख फिदायीन हमला किया गया, जिससे अब तक 89 लोगों के मारे जाने की खबर है। धमाका मस्जिद के करीब भीड़ भरे बाजार में किया गया। इस धमाके की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। अफगानी सेना हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचा रही है। फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतकर वतन लौटी जर्मनी की टीम का जोरदार स्वागत। बर्लिन एयरपोर्ट पर उमड़े हजारों लोग। ये नजारा है जर्मनी की राजधानी बर्लिन का। ब्राजील में विश्व कप जीतने वाली जर्मन फुटबॉल टीम के बर्लिन एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही हजारों लोग स्वागत के लिए उमड़ पड़े। सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं रही। लग रहा था जैसे विश्व चैंपियन टीम के स्वागत में पूरा जर्मनी ही बर्लिन की सड़कों पर उमड़ पड़ा हो। जर्मनी ने 14 जुलाई को ब्राजील में खेले गए फाइनल के दौरान अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही।